हेलो एवरीवन, खमाखणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। हम फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपर एक्सपीरियंस लेकर हमारे गांव के जो फोकलोर होते हैं, उन फोकलोर्स के अंदर बहुत अजीब अजीब से और छुपे हुए लेजेंड्स होते हैं। और एक ऐसा ही लेजेंड मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं आज, जिसे अगर आप खुश कर दो तो वो आपके घर में धन धान दौलत किसी की भी कमी को नहीं छोड़ती है। लेकिन इस सौदे में छुपा हुआ होता है एक राज। क्या है वो राज और कौन है लेजेंड, ये आपको जानने को मिलेगा हमारी इस कहानी के अंदर। कहानी में आगे बढ़ने उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें स्पॉटिफाई पर भी फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम वहां पर भी ला रहे हैं आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। हरिपुर गांव, चारों ओर फैली हरी भरी धान की खेती, बीच में चरते हुए बैल और सुबह गूंजती मंदिरों की घंटियों की आवाज। गांव के बीचों बीच जहां चौपाल और कुआं था, उससे थोड़ा हटकर एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ था। यह पेड़ इस गांव का सबसे पुराना जीवित प्रतीक था। गांव वाले अक्सर कहते थे कि जितनी ऊंचाई इसकी डालियों की है, उससे ज्यादा गहरी इसकी जड़ें जमीन के अंदर हैं। उस पेड़ को देखकर किसी को पहली बार डर का एहसास हो जाता। मोटा तना और तने पर गहरे काले धब्बे, जैसे आग से उसे झुलसा दिया गया हो। शाखाएं इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भीतर तक मुश्किल से जाती थी, और दिन के उजाले में भी उस पेड़ के नीचे एक अलग सा अंधेरा रहता था। लेकिन अब वक्त बदल रहा था। शहरों से आए लोग अब हरिपुर में जमीनें खरीदने लगे थे। सड़क बनाने की योजना बनी और उस सड़क के बीच में आ रहा था वो इमली का पेड़। सरपंच का बेटा रामलाल, जो पढ़ लिखकर शहर से लौटा था, बोला कि अब हमारे गांव का विकास होगा, हम गांव में सड़क बनाएंगे, लेकिन सड़क बनाने के लिए हमें इस पेड़ को काटना पड़ेगा। चौपाल पे जब ये डिस्कशन हुआ तो गांव के बुजुर्गों ने इस चीज का विरोध किया कि इतना बड़ा पेड़ जो छाया देता है, इसे क्यों काट रहे हो, इसे ऐसे ही रहने दो। लेकिन लालच, आधुनिकता और सुविधाओं की भूख में नई पीढ़ी के लोग राजी हो गए। अगले दिन सुबह का समय था। हरिपुर गांव के लोग अपने अपने घरों से निकले। कोई अपने बैलों को खेतों में ले जा रहा था, औरतें मटके लेकर पानी भरने जा रही थी। लेकिन आज की सुबह में एक अलग बेचैनी थी, क्योंकि गांव के सभी लोग जानते थे कि गांव के बीचों बीच खड़े उस विशालकाय इमली के पेड़ को आज काटा जाना है। सरपंच के बेटे रामलाल ने शहर से 2 लकड़हारे बुलाए थे, और करीबन सुबह 11 बजे के आसपास ये दोनों लकड़हारे गांव पहुंचे। गांव पहुंचकर रामलाल उन्हें उस पेड़ के पास लेकर गया और उसे इशारा किया कि इस पेड़ को तुम्हें काटना है। उन्हीं के साथ साथ गांव के बहुत सारे लोग भी वहीं खड़े थे, और उन्हीं में से एक गिरधर काका बड़ी कांपती आवाज में बोलते हैं, बेटा, तुम जिस पेड़ को काटने की बात कर रहे हो, ये साधारण पेड़ नहीं है, इसे मत छेड़ो। हमने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है, और उस पेड़ के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। कई बार पहले भी इसे काटने की कोशिश हुई, लेकिन इसे कोई काट नहीं पाया। उनके बात सुनकर रामलाल ने हंसकर कहा, अरे काका, यही तो दिक्कत है तुम्हारी। ये पुरानी कहानियां ही हमारे गांव को पीछे खींच रही है। लेकिन अब कहानियों का नहीं, विकास का समय है। सड़क बनेगी तो लोग आएंगे, बाजार लगेगा, गांव तरक्की करेगा। उधर रामलाल की बात सुनकर लकड़हारे ने भी अपना कुल्हाड़ा उठा के अपने कंधे पर रखा और बोला, देख लेना बाबा, आधे दिन में पेड़ जमीन पर होगा। इसके बाद लकड़हारे ने कुल्हाड़ा उठाया और जोर से पेड़ पर पहली चोट मारी, और अचानक चारों ओर की हवा थम गई। पेड़ की पत्तियां जो अभी तक हिल रही थी वो हिलना बंद हो गई, और जो पक्षी आसपास चहचहा रहे थे वो सब कुछ एकदम से थम गया। सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि एकदम से एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो गया था। लेकिन वो लकड़हारा नहीं रुका। उसने एक के बाद दो, दो के बाद तीन, 3-4 कुल्हाड़ी मारने के बाद एकदम से उस पेड़ के तने से एक गहरा लाल रंग का गाढ़ा सा रस निकलने लगा। उसे देखकर वो दोनों लकड़हारे हंसते बोले, अरे घबराओ मत, ये पेड़ पुराना है, इसका गोंद निकल रहा है। और इसके बाद उन्होंने उस पेड़ को काटना जारी रखा। लेकिन तभी एकदम से बहुत तेज हवा चली और पेड़ की एक मोटी डाल टूटकर
नीचे गिर पड़ी। वो डाल वहीं पर खड़े दो गांव वालों पर आ गिरी और वो भारी डाल गिरने की वजह से एक का सिर फट गया और दूसरे की टांग टूट गई। ये होते ही गिरधर बाबा जोर से चिल्लाए, मैंने कहा था इस पेड़ को मत काटो, ये अशुभ है। लेकिन उनकी बात मानने को कोई तैयार नहीं था। डाल गिरने के बाद उन दोनों गांव वालों को उठाकर ले जाया गया और उसके बाद भी वो लकड़हारे लगातार पेड़ काटते रहे। करीबन 3-4 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने उस पेड़ के तने को इतना काट दिया था कि अगली 4-5 कुल्हाड़ी में वो पेड़ नीचे गिर जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। पूरा दम लगाकर उन्होंने उस आखिरी हिस्से को भी काट दिया और धड़ाम से वो पूरा का पूरा पेड़ जमीन पर गिर पड़ा। पेड़ के गिरने के बाद लकड़हारों के चेहरे पर एक अलग अभिमान, एक गुरूर था कि देखा, जिस पेड़ के लिए तुम कह रहे थे हमने उसे काट कर नीचे गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने कुल्हाड़े उठाए और बोले, अब कल इस पेड़ के छोटे टुकड़े कर देंगे, आज का काम इतना ही है, चलो चलते हैं। वो दोनों वहां से चले गए और उनके जाने के बाद थोड़ी देर में सभी गांव वाले जो खड़े होकर उस पेड़ को कटने का नजारा देख रहे थे, वो भी अपने अपने घर चले गए। रात हुई और रात को वो लकड़हारा जिसने आखिरी वार किया था उस पेड़ पर, खाना खाते खाते अचानक से जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने गले को पकड़ लिया और जोर जोर से खांसने लगा और कुछ ही सेकंड्स में उसकी जो खांसी थी वो खून की उल्टी में बदल गई और वो वहीं तड़प तड़प कर मर गया। और अगले दिन पूरे गांव में इस घटना के बारे में सब लोगों को पता चलता है कि उन दोनों में से एक लकड़हारा खून की उल्टी करके मर गया है। और ये खबर जब गांव में फैल गई तो इसके बाद गांव में सभी लोग पूरी तरह से घबरा गए थे। गिरधर काका जिन्होंने सबको वार्न किया था, उन्होंने कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि इस पेड़ को मत काटो, अब इस गांव पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसी रात गांव की एक गर्भवती औरत सुनैना शौच के लिए अपने घर के पीछे वाले हिस्से में गई और तभी अचानक उसके गर्भ में पल रहा बच्चा एकदम से बहुत जोर से हिला। जैसे वो बहुत जोर से हिला, उसे बहुत तेज दर्द हुआ और दर्द के मारे उसकी चीख निकली। लेकिन कुछ ही देर में उसके गर्भ में जो बच्चा था बिल्कुल शांत हो गया। पेट में उसे किसी तरह का कोई मूवमेंट फील नहीं हो रहा था। दर्द की वजह से वो जमीन पर गिर पड़ी और तड़पती रही। उसकी आवाज सुनकर उसके घर से बाहर लोग निकले और तुरंत सुनैना को उठाकर पास के अस्पताल में लेकर गए। वहां जाने पर उन लोगों को पता चला कि उसके पेट में जो बच्चा था वो मर चुका है। अब पूरे गांव में खबर फैल गई और अब पूरा गांव सहम गया था कि गांव में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह चौपाल पर सभा हुई और लोग चिल्ला रहे थे। जो काका थे वो कह रहे थे, हम लोगों ने पेड़ काट कर गलती की है और शायद वहां कुछ ऐसी चीज थी जिसे हमने छेड़ दिया है। काका की ये बात सुनकर रामलाल चिल्लाते बोला, बस करो काका, सब लोगों को डराने की जरूरत नहीं है, ये सब एक संयोग है। पेड़ कटने से इन दोनों की मौत का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद रामलाल ने गांव वालों को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसके शब्द गांव वालों को शांत नहीं कर पाए। उसी रात उसी गांव के पास रहने वाली एक औरत मालती अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी। उसे एकदम से नींद से आने लगी और उसकी आंख लग गई। और थोड़ी देर के बाद जब वो जागी तो उसने देखा कि उसका बच्चा नीला पड़ चुका है। उसकी सांसें थम गई। तो उसे देखकर मालती चीख पड़ी और उसकी चीख की आवाज सुनकर लोग दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे और उसके बच्चे की हालत देखकर सब डर से सहम गए। इन सब घटनाओं के बाद पूरे गांव के अंदर डर फैल चुका था और अब कोई भी बिना मतलब के इवन दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गांव में ये कौन सी मुसीबत आ गई है। लेकिन गांव में हर कोई ये बात मानता था कि इस इमली के पेड़ में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब इसी हरिपुर गांव में गोविंद साहू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ज्यादा धनी नहीं था, लेकिन उसकी चाहत थी कि वो सबसे ऊपर दिखे। दूसरों के पास बैल, खेत और सोना देखकर वो अंदर ही अंदर उनसे जलता रहता। उसकी पत्नी रत्ना भी हमेशा उससे यही कहती, देखो उनके घर कितना अनाज है, देखो उसकी पत्नी के पास कितने गहने हैं, हम कब तक ऐसे ही रहेंगे, हमें भी बड़ा घर बनाना है। उसकी बात सुनकर और अपनी लालसा के लिए गोविंद ने कई बार कोशिश की, कर्ज लिया, खेती बढ़ाई, लेकिन हर बार उसे घाटा ही हुआ।
उसके मन में हमेशा एक बात चलती रहती थी कि कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे रातों रात सब कुछ बदल जाए। उस शाम गोविंद अपने घर के बाहर चबूतरे पे बड़ा ही उदास सा बैठा हुआ था और तभी गांव में रहने वाली काकी बाई, जिनकी उम्र करीबन 60-65 साल के आसपास होगी, वहां से गुजरी। उन्होंने गोविंद को देखा और पूछा, अरे गोविंद, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? गोविंद हर प्रयास करके टूट चुका था और उसने अपनी सारी व्यथा काकी बाई को सुनाई कि वो क्यों परेशान है। उसकी बात सुनकर काकी बाई बोलती है, इस इमली के पेड़ में हाड़ बाई रहती है। उनकी बात सुनकर गोविंद बोलता है, हाड़ बाई? ये हाड़ बाई कौन है और आपको कैसे पता? तो काकी बाई बोलती है, गांव में जो भी कुछ हो रहा है वो हाड़ बाई की वजह से हो रहा है। कई सालों पहले दूसरे गांव के एक आदमी ने उस नकारात्मक शक्ति को इस इमली के पेड़ पर लाकर छोड़ दिया था और तब से उस शक्ति ने इस इमली के पेड़ को ही अपना घर बना लिया है। फिर उन्होंने आगे बताया कि हाड़ बाई ऐसी है कि अगर वो किसी इंसान पर खुश हो जाए तो वो उस आदमी को राजपाट तक दिला सकती है। गोविंद काकी बाई की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और उसके बाद काकी बाई ने कहा कि तू चाहे तो प्रयास कर सकता है, और इतना भूलकर वो वहां से चली गई। काकी बाई की बात सुनकर गोविंद के दिमाग में एक प्लान बना, जैसा आपके दिमाग में चल रहा है। वो सोचता रहा, रात भर उसे नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने गहनों से सजी हुई उसकी पत्नी, अनाज से भरे हुए गोदाम और गांव में बड़ी जमीन, यही खुली आंखों से सपने वो देख रहा था। उस रात ही गोविंद ने तय कर लिया कि वो हाड़ बाई को खुश करने की पूरी कोशिश करेगा। अगले दिन ही वो अपनी खोज के लिए निकल गया और किसी दूर गांव के एक ओझा से उसने बातचीत की और उस ओझा को उसने पैसों का लालच देकर मना लिया। उसने अपने गांव के आसपास किसी को नहीं ढूंढा, वरना उसके राज खुल सकता था। वो ओझा उसके साथ गांव में आया, उसके घर में, और उस रात जब पूरा गांव सो रहा था तो गोविंद अपनी पत्नी रत्ना को साथ लेकर गिरे हुए उस इमली के पेड़ के पास पहुंचा। इधर रत्ना के मन में कहीं ना कहीं संकोच और डर था, लेकिन गोविंद में नहीं। गोविंद ने साहस दिखाते हुए रत्ना का हाथ पकड़ा और बोला, जो तुम चाहती थी वो हमें अब मिलने वाला है, घबराओ मत और मेरे साथ खड़ी रहो। इसके बाद उस ओझा के साथ मिलकर उन्होंने पेड़ की जो जड़ थी उस पर एक काला कपड़ा बिछाया, उस पर कुछ नींबू, लाल फूल और उस जड़ के साथ उन्होंने एक जिंदा काला बकरा बांध दिया। उसके बाद उस ओझा ने कुछ मंत्र पढ़े और उसके इशारा करने पर गोविंद ने अपने हाथ में कट लगाया, खून बहाया और जोर से बोलने लगा, हड़बाई, हम तुम्हें मानते हैं, हमें धन दो, समृद्धि दो, हम तुम्हारी पूजा करते रहेंगे। कुछ देर बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा और फिर अचानक से नीचे गिरे पेड़ की वो टहनियां हिली और एक औरत की जैसी हंसी गूंजी। जैसे ही वो हंसी आई, वो बकरा एकदम से थरथराने लगा और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा और 1 मिनट के अंदर अंदर ही वो जमीन पर बिल्कुल निढाल होकर गिर गया। उसको ये देखकर रत्ना के मुंह से भी एक बार तो चीख निकल गई, लेकिन गोविंद समझ गया था कि हड़बाई ने उसका बलिदान स्वीकार कर लिया है। इसके बाद उन्होंने अपनी बाकी सारी प्रोसेस वगैरह कंप्लीट की जो उस ओझा ने की, और ये लोग वहां से आ गए और अगले दिन से ही गोविंद के जीवन में बदलाव आना शुरू हो गए और करीबन 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर बहुत कुछ बदला। उसकी सूखी हुई खेती अचानक से हरी भरी हो गई, उसके बीमार बैल अब ठीक हो चुके थे और बाजार में उसका दाम बाकी लोगों के अनाजों से ऊंचे दाम पर बिकने लगा। धीरे धीरे महीने गुजरे, गोविंद का घर सोने चांदी से भरने लगा और उधर दूसरी तरफ रामलाल उस इमली के पेड़ को अब पूरी तरह से कटवा चुका था। गांव में भी अब सब कुछ ठीक हो गया था, किसी को किसी तरह का डर नहीं था। सब लोगों को ये लग रहा था कि उस इमली के पेड़ में जो भी चीज रहती थी अब वो इस गांव को छोड़कर चली गई है। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो खुद गोविंद को भी नहीं पता था। एक चीज और गांव में शुरू हो गई थी कि घरों के अंदर चोरी होने लग गई थी और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था।
लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि गांव में इतनी चोरियां कैसे हो रही है। इधर एक तरफ गांव में चोरियां हो रही थी और दूसरी तरफ गोविंद का धन बढ़ रहा था। कई बार गांव वाले इस चक्कर में गोविंद पर भी शक किया करते थे। खैर ये सब चलता रहा और एक दिन की बात है, श्याम जो कि गोविंद का भतीजा था, वो किसी काम से गोविंद के घर पर गया। वो जब अंदर जाकर आवाज लगाता है तो कोई नहीं था, तो अपनी चाची को इधर उधर ढूंढने लगा और तभी उसकी नजर गोदाम की तरफ जाती है जिसमें धान यानी अनाज की बोरियां रखी हुई होती थी। धान की बोरियों के ऊपर उसे कुछ पलों के लिए एक खोपड़ी दिखती है, एक इंसान की खोपड़ी। जिसे वो थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करता है, एकदम से गायब हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि शायद वहां कुछ तो था। वो ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसकी चाची रत्ना वहां पर आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ। फिर शाम जिस काम से इनके घर पर आया था वो अपनी चाची रत्ना को बताता है और काम वाम बताकर जाने से पहले वो अपनी चाची से पानी पिलाने के लिए कहता है। उसकी बात सुनकर उसकी चाची बोलती, तो रुक, मैं कुएं से पानी निकाल कर लाती हूं। शाम वहीं खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है और उसकी नजर उस कुएं की तरफ भी पड़ती कि जो जहां वो खड़ा था वहां साफ साफ दिख रहा था। उसने देखा कि उसकी चाची कुएं से पानी जो निकाल रही थी, लेकिन वो पानी निकाल कैसे रही थी? रस्सी तो कुएं की बाहर पड़ी थी, पानी अपने आप निकल के चाची के पास कैसे आ रहा है? तो शॉक्ड रह गया कि ये कैसे हो सकता है। फिर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो चुप रहा और उसके बाद चुपचाप अपने घर लौट गया। घर में आने के बाद उसने सारी बातें अपने पिता हरि से कही, जो कि गोविंद के बड़े भाई थे। उसकी बात सुनते बोलते, तेरा वहम होगा। उसने बोला, अरे पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूं कि मुझे वहम होगा। पहले तो मुझे उस गोदाम के अंदर एक खोपड़ी से रखी हुई दिखाई दी और उसके बाद आप मानो मत मानो, लेकिन चाची जो थी, भाई कुएं में एक ही तो रस्सी है, वो रस्सी पड़ी हुई थी और चाची खुद मेरे लिए पानी लेकर आ रही थी। उसकी बात सुनकर हरि भी परेशान होता, बोलता चल ठीक है, मैं कल उसके घर जाता हूं और देखता हूं ये सब क्या माजरा है। अगले दिन हरि गोविंद के यहाँ पर जाता है, लेकिन गोविंद घर पर नहीं था और तब सिर्फ रत्ना ही घर में थी। हरि को देखकर रत्ना घूंघट डाल लेती है। उसके बाद हरि रत्ना से पूछता है कि गोविंद कहाँ पर है। तो वो जवाब देती है कि गोविंद तो किसी काम से बाजार गया हुआ है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बोलता है, नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ। इतना बोलकर वापस निकलने लगता है और तभी वो एकदम से वापस से घूमकर देखता है। वो देखता है कि रत्ना बैठी हुई चूल्हे पर रसोई कर रही है, खाना बना रही है, लेकिन आसपास लकड़ी पड़ी हुई नहीं है। बिना लकड़ी के रत्ना खाना कैसे बना रही है? खैर वो रत्ना से कुछ भी बोलता नहीं है और चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन उसे पूरा शक हो चुका था कि रत्ना के साथ कुछ तो गलत है। इसके बाद हरि दोबारा आया, गोविंद से मिला और उसने गोविंद को सब कुछ बताया कि उसने और उसके बेटे ने क्या क्या देखा और उसे बोला कि तू मेरे साथ त्रिलोचन बाबा के पास चल। गोविंद हैरान था कि हरि को यह सब कैसे पता चला और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि रत्ना कैसे पजेस हुई। उसने तो ऐसी किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और त्रिलोचन बाबा के पास जाने से गोविंद घबरा रहा था। उसे डर था कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे रत्ना की भी चिंता हो रही थी। बहुत देर डिस्कशन करने के बाद आखिर गोविंद त्रिलोचन बाबा के पास जाने को तैयार हो गया और ये दोनों भाई उसी रात त्रिलोचन बाबा के पास पहुंचे। त्रिलोचन बाबा गांव के बाहर नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। जब दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे तो अंदर से धूप और कपूर की खुशबू आ रही थी। त्रिलोचन बाबा चुपचाप अपने आसन पर बैठे हुए थे, उनकी आंखें बंद थी, लेकिन जैसे उन दोनों ने उनके पैर छुए, उन्होंने कहा, तुम में से किसी एक पर दोष है, वो यहां रुके और दूसरा बाहर प्रतीक्षा करे। उनकी बात सुनकर हरि बाहर चला जाता है और गोविंद बाबा के सामने बैठता है। उनसे कहता है कि बाबा, मेरे बड़े भाई को लगता है कि मेरी बीवी के अंदर कोई आत्मा या साया है। उसकी ये बात सुनकर बाबा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, तूने ही तो धन के लोभ में उसे बुलाया था और अब वो तेरी बीवी को अपने वश में कर रही है। उनकी बात सुनकर गोविंद एकदम से सन्न रह जाता है। गोविंद को लगता था कि ये राज है और उसने इसे किसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन वो बाबा
कोई साधारण व्यक्ति नहीं। और इसीलिए गोविंद को देखते ही उसके साथ क्या चल रहा है, उसने क्या-क्या किया है, उनको सब कुछ पता लग गया था। गोविंद हड़बड़ाया और बोला कि बाबा, मैंने तो बस पूजा की थी, धन की पूजा, कुछ गलत नहीं किया। बाबा बोले, वो भूखी है, उसे शरीर चाहिए। तूने धन मांगा और उसने तेरी पत्नी की आत्मा और उसका शरीर ले लिया। बेटा, हर चीज का कुछ ना कुछ मूल्य देना होता है। गोविंद फिर से पूछता है, लेकिन मेरी पत्नी तो बिल्कुल सामान्य है बाबा। जैसा मेरे भाई ने बताया, ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ। मैं इसकी बात पर भरोसा कैसे करूं? बाबा बोलता है कि काम कर, तू आज घर जा और अपनी पत्नी को अपने साथ खाने को बोल। अगर तेरे कहने पर भी वो ना खाए तो समझ लेना कि वो वश में है। बाबा की बात सुनकर गोविंद अपने घर के लिए निकल जाता है, सच्चाई जानने के लिए। वो हरि को कुछ भी नहीं बताता है। गोविंद घर पहुंचता है तो देखता है कि रत्ना वहां पर बैठी हुई है। गोविंद रत्ना को अपने पास बुलाता है और कहता है, आओ साथ में खाना खाते हैं। रत्ना कहती है, लेकिन मैं तो खाना खा चुकी हूं, आप बैठ जाओ। तो कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ बैठ जाओ, थोड़ा बहुत खा लेना। रत्ना मना करती है और कहती है कि देखो, मैंने अपने हिस्से का खा लिया है, मुझे और नहीं खाना, तुम खाना खा लो। गोविंद के बहुत बुलाने पर भी रत्ना नहीं आती है और इवन उससे गुस्सा होकर चली जाती है। ये सब देखकर गोविंद बिल्कुल चुप हो जाता है, सब कुछ समझ जाता है और अगले दिन जाके वो बाबा को बताता है कि कैसे कैसे उसने हाड़ बाई को प्रसन्न किया और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद बाबा थोड़ी देर ध्यान करते हैं और कहते हैं, तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए हमें एक अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान की सामग्री गोविंद और हरि दोनों को बता देते हैं। उस शाम सूरज ढलने के बाद त्रिलोचन बाबा गोविंद के घर पहुंचे। वहां हरि और गोविंद दोनों पहले से ही मौजूद थे। बाबा ने सबसे पहले उनके रसोई से मिट्टी मंगवाई और उस मिट्टी को अपने सामने रखे पीतल के एक थाल में डालते गए। फिर उसमें गौमूत्र, पीली सरसों, हवन की राख मिलाई और उस मिट्टी से उन्होंने एक गोल आकृति बनाई, जिसके बीच में उन्होंने काजल और सिंदूर से फिर एक आंख बनाई। फिर उन्होंने रत्ना को बुलाया और आंगन के बीच में बिठाया। हरि और गोविंद उसे अपने साथ लेकर आए क्योंकि वो अपने आप वहां पर नहीं आ रही थी। उसके बाद चारों ओर उसके एक सिंदूर से एक बहुत बड़ा सर्कल बनाया और सर्कल के अंदर उन्होंने 8 छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाए और हर ट्रायंगल में अलग अलग सामग्री से काले तिल, नींबू, नमक, लौंग, ना कपूर, दिए, बहुत सारी चीजें और साथ साथ एक तांबे की कील। सब कुछ ठीक से व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने अपना मंत्र जाप शुरू किया। जैसे जैसे बाबा के मंत्रों का उच्चारण बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे रत्ना का शरीर एकदम से झटके लेने लगा। उसकी माथे की नसें मोटी मोटी उभर आई और उसके मुंह से अजीब सी कराहने की आवाज निकल रही थी, जैसे कोई उसे अंदर से यातना दे रहा हो। फिर एकदम से रत्ना की आंखें खुली, जो बिल्कुल सफेद थी, और वो एक अजीब सी हंसी के अंदर हंसने लगी। फिर रत्ना के शरीर में हाड़बाई बोलने लगी, गोविंद, तूने जो चाहा मैंने दिया, तो अब ये सब क्यों कर रहा है? उधर गोविंद हाथ जोड़कर बोलता है कि मुझसे गलती हुई, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बीवी की ही बलि ले लोगी। उसके बाद रत्ना जोर जोर से हंसने लगी और फिर वो वापस से बहुत जोर जोर से रोने लगी। बाबा ने गोविंद की तरफ इशारा करके उसे चुप रहने को कहा और अपना मंत्र पाठ करते रहे। फिर उन बाबा ने अपने थैले से एक सूखा नीम का डंडा और कुछ चूरी हुई हड्डियां निकाली और एक छोटी सी पीतल की घंटी निकाली। उन्होंने उसको, उस मिट्टी की आंख को सामने रखकर मंत्र पढ़ा और जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते जा रहे थे, रत्ना का शरीर और तेज तेज कांपने लगा और एकदम से वो बेहोश होकर गिर गई। जैसे वो बेहोश हुई, कुछ पल के लिए वहां पर अंधेरा छा गया और अंधेरा छटने के बाद, मतलब धुआं छा गया, और धुआं छटने के बाद सामने हाड़बाई बैठी थी, बस एक हड्डियों का ढांचा, और वो अजीब तरह से चिल्लाकर हंस रही थी। हार्डबाई के सामने आने के बाद बाबा ने वो जो मिट्टी की आंख बनाई थी, उसको उन्होंने लाल कपड़े से ढक दिया और उस आंख पर 7 बार उस तांबे की कील से मारा, और इतना करते ही वो मिट्टी की आंख राख में बदल गई
और अचानक से हाड़बाई भी वहां से गायब हो गई। फिर एक छोटे से पीतल के पात्र में उस राख को उन बाबा ने डाला, उसके अंदर गौमूत्र की 2-3 बूंदें गिराई और फिर लाल कपड़े से उस पूरे पात्र को बांध दिया मंत्र बोलते हुए। सारी चीजें खत्म होने के बाद बाबा ने उस पात्र को अपने झोले में रख लिया और इधर रत्ना को अब धीरे धीरे होश आने लगा था। बाबा ने कहा कि मैंने उसे कैद कर लिया है। अब ये जो सिंदूर की रेखा, ये जो व्रत तुम्हारे घर में बना हुआ है, इसे 3 दिन तक रहने देना और उसके बाद ही इसे मिटाना। इतना कहकर बाबा उठे, अपना झोला अपने कंधे पर रखा और वहां से निकल गए। अगले 3 दिन तक किसी ने भी वहां पर जितनी भी रेखाएं बनी थी उनको नहीं छेड़ा और 3 दिनों के अंदर अंदर रत्ना की हालत में भी सुधार आने लगा। शुरू के 2-3 साल तक तो ये बात गोविंद और हरि ने अपने बीच में ही रखी, लेकिन धीरे धीरे किसी ना किसी के थ्रू ये बात बाहर निकली, हो सकता है रत्ना के खुद के थ्रू ही, और पूरे गांव के अंदर फैल गई कि उस इमली के पेड़ में हाड़बाई रहती थी, जिसे गोविंद ने पैसा कमाने के लिए उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। रत्ना के ठीक होने के बाद गोविंद की जो संपत्ति बनी थी वो सब भी वापस चली गई। गोविंद पहले से भी बुरे हालात में आ गया, लेकिन अब गोविंद ने एक पार्ट सीख लिया था अपनी जिंदगी में कि जो शॉर्टकट उसने अपनाया था वो सही नहीं था। वो उससे अमीर तो हो रहा था, लेकिन शायद अगर सही टाइम पर उसका भाई हरि और उसका भतीजा इस चीज को नहीं पहचानते तो उसकी पत्नी की और उसके बाद उसकी या उसके पूरे खानदान की भी जान जा सकती थी। हाड़बाई कहां गई, त्रिलोचन बाबा ने उसका क्या किया क्या नहीं, किसी को नहीं पता। लेकिन यहां से एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। कई बार हम आपसे सिर्फ स्पिरिचुअल या फिर इस तरह के वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, पैरानॉर्मल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, नॉर्मल लाइफ में भी कई बार जब हमें फ्री की चीजें मिलना शुरू होती है तो हम एकदम से बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और उस एक्साइटमेंट में हम फटाफट से वो डील कर लेते हैं, वो ऑफर ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन उनके पीछे कई कंडीशंस छुपी हुई होती हैं। ये लाइन तो आपने सुनी होगी कि इफ एनी प्रोडक्ट इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। जब सब कुछ फ्री मिल रहा है तो प्रोडक्ट आप हैं, और आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों कीमत आपको अदा करनी ही पड़ेगी। बस फर्क इतना है कि ये रियल लाइफ में आप वो कीमत पैसों से, लेकिन पैरानॉर्मल वर्ल्ड में अपनी या अपनों की जिंदगी से अदा करते हैं। वैसे अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप ये स्टेप उठाना चाहेंगे या नहीं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।